हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 2 और बाकी के जो बच्चे हैं वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्न 1 कंप्लीट कर लिया और जितने भी उदाहरण थे वो भी कंप्लीट कर लिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उन वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को आप देखिए। तो अगर उन वीडियो को आप देख लेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। ऐसा समझ में तो अभी भी आएगा, लेकिन उनको देख लेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। किस प्रकार सॉल्व करने हैं तो क्या करा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये जो है ये युग्म है। ठीक है, तो इन दोनों के हमें क्या करना है, ये तो एचसीएफ बताना और एलसीएम बताना, ये दो बताने। इसके बाद तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, और इसके बाद करना क्या है, इनकी हमें जांच करनी है कि इन दोनों का जो गुणा करें वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। मतलब कि अगर मैं 26 और 51 का गुणा करूं तो जो भी आंसर आएगा वो इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर आएगा, ये कहना चाहता है वो। ठीक है, ये मैंने उदाहरण 3 में इसका फॉर्मूला ही बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है एचसीएफ गुणा एलसीएम के, ये बताया था ना मैंने। तो वही सूत्र है, ये सूत्र है। इससे शायद चौथे सवाल में काम भी आएगा, वहां पे हम इसका यूज भी करेंगे। तो ये तुम्हारा क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा जो है सूत्र भी है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, उसके बाद हम फिर इसका एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद हम इनको चेक करेंगे कि ये बात ठीक है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 का करते हैं एलसीएम। यदि मैं 26 का एलसीएम करूं, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ये 13 बार, और अब 13 केवल 13 से करता तो ये इससे कटेगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं 91 के करूं, 7 से कटेगा, 7 से काटेंगे तो 13 बार, और 13 से कटेगा एक बार। तो 26 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या आए हैं, वो आए हैं 2 गुणा 13, और 91 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए 7 गुणा 13। तो हमारा एचसीएफ का रूल क्या है, एचसीएफ का रूल ये है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। हम अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में होगा कॉमन, दोनों में होना चाहिए, पहली बात तो ये है। ठीक है, और कम से कम घात वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे सबकी घात एक है, घात से तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे घात सबकी एक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ 2 है, तो केवल एक ही संख्या दिखाई दे रही है इसमें सेम, वो क्या है 13। 13 के अलावा और कोई तो दिखाई नहीं दे रही। तो इसका जो एचसीएफ आया है वो आया है हमारा 13। एलसीएम, एलसीएम में सारे नंबर लेते हैं और कोई भी नंबर की सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो घात तो यहाँ पे एक अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पे सारे नंबर लेंगे तो 2 भी ले लेंगे हम, 7 भी लेंगे और हम 13 भी लेंगे, 13। ठीक है, केवल एक जोड़ा बनना है तो एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 2 बार लिख दें 13 को, केवल एक ही बार। अब इसके बाद 13 सत्ते 91 और 91 दूनी 182। तो जो आया वो कितना आया, वो 182 आ गया हमारा एलसीएम। अब जब हमारा एलसीएम भी 182 आ गया और एचसीएफ भी 13 आ गया, तो उसके बाद हमें करना क्या, जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल। मतलब कि 26 गुणा 91, क्या एचसीएफ पे तो 13, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम 182, क्या इसके बराबर है ये हमको चेक करना है। तो हम पहले इसका ये छोटा है तो इसको गुणा करेंगे, तो 13 दूनी 26 होती हैं, 26 के 6, 13 सत्ते 1, 13 अट्ठे 104, 4 और 2 106 हासिल के 10, 13 गन 13 और 2 10, 23। तो अगर मैं 26 का गुणा 26 से 26 और 26 का 9 पढ़ेंगे तो आएगा 334, और 334 में अगर 2 जोड़ देंगे 234, 234 में अगर हम जोड़ देंगे 2 जोड़ देंगे 236 हो जाएगा। तो ये दोनों कैसे आए, बराबर आए। ठीक है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखें, अगर हम दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, अगर उन दोनों संख्याओं को गुणा करें और उसके एचसीएफ जो एलसीएम जो निकला उसका गुणा करें, वो हमेशा बराबर ही आएगा। अगर एलसीएम एचसीएफ गुणा करने पर बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने कहीं ना कहीं सवाल में मिस्टेक की है, इस वजह से वो नहीं आए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा पार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 से काटेंगे तो ये 255 बार कट जाएगा। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा हमारा 3 से। 3 से काटेंगे तो 3 8 24, 3 5 15। अब ये 5 से कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35। अब ये कितने से कट रहा है, 17 से कटेगा तो 17 एकन 17। अब हम 92 से काटते हैं यहाँ पे, तो 92 से काटेंगे तो ये 46 बार कट जाएगा। फिर हम इसको काटेंगे तो ये 23 बार कट जाएगा, और 23 केवल 23 से ही कटता है, तो ये 1 बार। तो 510 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या आए हैं, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और हमारे 92 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या आए हैं, 2 की पावर 1 2 2 2 की पावर 2 गुणा 23। अब हमें क्या निकालना है, HCF। HCF कैसे निकालते हैं भाई, दोनों में सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों में सेम। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसके अलावा कहीं और कहीं सेम है। और HCF में सबसे छोटी घात लेते हैं। 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है, 1 है, 2 का 2 ही आ जाएगा फिर तो, ठीक है। 2 की घात 1 है तो 1 ही आएगा। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, LCM। LCM निकालेंगे तो पहली बात तो बड़ी घात वाले लेते हैं, 2 की बड़ी घात तो 2 है, 2 लिखेंगे, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 17 है, और फिर 23 है। अगर हम इन सब का गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 23,460। आप कर लीजिए, मुझे पता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये आ जाएगा 23,460 आ जाएगा, अगर इसका हम इन सब संख्या को गुणा करेंगे तब। तो अब इसके बाद हमें चेक क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि 510 गुणा 92 किसके बराबर होंगी भाई, ये होंगी हमारे 2 गुणा 23, 2 गुणा 23,460। तो अगर हम इसका गुणा करेंगे या इसका गुणा करेंगे, किसी का भी निकाल लो सेम ही आएगा। तो इसका अगर हम गुणा करें तो वो आ जाएगा 46,920। अगर हम इसका करेंगे 0 6 दूनी 12, 8 6 2, 46,920 और 46,920 सेम आएगा दोनों जगह पे, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। तो ये भी हमारा सिद्ध हो गया कि ये दोनों बात जो यहाँ पे बोली गई है वो सही है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन 3 है पार्ट, वो देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, 336 के करेंगे हम गुणा, वो सॉरी अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 1 6 8। फिर 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 8 4। फिर 2 से काटेंगे 4 2। फिर 2 से काटेंगे 2 1। फिर 3 से काटेंगे 7, और फिर 7 से काटेंगे 1। इसके बाद फिर हम आगे करते हैं, तो यहाँ पे 54 को काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 7 27 बार। फिर 3 से काटेंगे तो 9 बार। फिर 3 से काटेंगे तो 3 बार, और फिर 3 से काटेंगे तो 1 बार। अब हमारे पास जो 336 के अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या आए हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7। इसके बाद जो 54 के आए हैं वो कितने आए हैं, वो आएंगे हमारे पास 2 की पावर 2 की तो 1 2 3, 3 की पावर 3, सॉरी गुणा चलना है, 3 की पावर 3। अब हमें HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालेंगे, HCF कैसे निकालेंगे, HCF निकलेगा हमारा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन दोनों में है, सबसे कम घात इसकी है ना, तो 2 गुणा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन घात किसकी कम है इसकी, तो इसको लिखेंगे हम। तो इन दोनों करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो HCF हमारा आ गया 6। अगर LCM करें तो कितना आ जाएगा, LCM को करेंगे तो 2 की पावर ज़्यादा घात वाला, ज़्यादा गुणा 3 की पावर 3 गुणा 7। अगर इन सब का हम करेंगे तो वो आ जाएगा 3024। अगर इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 3024। आप कर लेना, मुझे पता है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हमें करना है भाई 336 गुणा 54, और इसके बराबर में 6 गुणा 3024। तो 3000 इसका करेंगे तो 6 चक 24, 6 दूनी 12 और 2 14,
कि 14 और 6 18, तो यहाँ भी 18,144 ही आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ये हमारे सवाल करने थे जो कि सॉल्व हो चुके हैं, बहुत सरल है। इसी प्रकार से आप हमेशा ये ध्यान रखें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम का। इसका हम यूज, इस वाले सूत्र का यूज हम कहाँ करेंगे, प्रश्न संख्या 4 में करेंगे, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम प्रश्न 3 को देखते हैं क्या कह रहा है। तो 3 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दे रखे हैं पूर्णांक, इनके क्या करने हैं, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम, जो कि आपने बचपन में बहुत किए हैं, बहुत आसानी से कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं वैसे आपको, लेकिन फिर भी हमारा काम है बताना, तो हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 से काटोगे 6 बार, फिर 2 से काटोगे 3 बार, फिर 3 से काटोगे 1 बार। 15 के करोगे तो 15 के 3 से काटोगे 5 बार, और 5 1 5, फिर 21 के काटो, 21 को अब तो 3 से करेंगे 7 बार, और 7 से 1 बार। तो अब हमारे जो 12 के अभाज्य गुणनखंड आए 1 2 2 की पावर 2 गुणा 3, और 15 का जो करेंगे तो 3 गुणा 5, और 21 करेंगे तो 3 गुणा 7। हमें क्या क्या चाहिए, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ मतलब कि जितने भी अंक, जितने भी नंबर है उनमें सब में कॉमन होना चाहिए। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो क्या दिख रहा है हमको, कॉमन 3। तो हमारा जो एचसीएफ है वो 3 है। इसके बाद एलसीएम में सारे नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 10 और घात सबसे बड़ी वाली, ठीक है। फिर 3 है गुणा 3, और फिर 3 ले लेंगे, फिर ले लेंगे हम 5। तो यहाँ पे हमने 7, सॉरी यहाँ 5 नहीं है 7 आएगा, तो 5 के बाद 7 भी लिखेंगे, ठीक है। तो 5 7 35, 35 तिया 105, और 105 चौका 420, तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। तो कितना एलसीएम आया 420। इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं। तो 17 को अगर पेज से हम देखें, 17 केवल 17 से करता है, 23 केवल 23 से करता है, 29 केवल 29 से ही करता है। तो इसको क्या ही हम ऐसे सॉल्व करें, तो हमें अगर मैं देखूँ तो 17 का केवल 17 से करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे, 17 केवल 17 से कटेगा, 23 केवल 23 से कटेगा, और 29 केवल 29 से कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्याएं तीनों। तो हमें एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ में क्या इसमें कोई कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो एक तो सब में होता है ना कॉमन, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। लेकिन एलसीएम में सारे नंबर लेते हैं हम, तो 17 गुणा 23 गुणा 29। तो अगर मैं इन तीनों नंबर्स का गुणा करूं तो वो आएगा हमारा 11,339। आप करके देख लेना, यही आएगा, मुझे पता है तो मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है, 11,339। इसके बाद हमें ये दिखाई दे रहा है, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2, फिर 4 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 2 बार, और फिर 2 से काटेंगे तो 1 बार। इसके बाद हम 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या जाएगा 3, फिर 3 से काटेंगे तो वो 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर हम 25 को करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 बार, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 को काटेंगे 25 तो 5 बार, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार। तो हमारे 8 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो कितने आए, 1 2 3, 2 की पावर 3। 9 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो कितने आए, 3 की पावर 2। 25 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो कितने आए, 5 की पावर 2। अब हमें क्या चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम। इन तीनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या आपको, कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं हो तो एचसीएफ 1 होता है। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो क्या है, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो ये आएगा 8 गुणा 9 गुणा 25, और इन ऑप्शन करेंगे तो कितना आएगा 1800। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सरल है, वैसे आप बचपन में बहुत किए होंगे, तो ये आसानी से हमने सवाल सॉल्व कर लिए। तो अब हम प्रश्न संख्या 4
और 6 को देखते हैं। अब 6 मैंने 5 क्यों नहीं बोला, क्योंकि 5 मैंने उदाहरण 1 के साथ सॉल्व करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 5, तो उसको हम नहीं लेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 6 को हम अब सॉल्व करते हैं। चलिए, तो अब हम प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। मैंने 5 क्यों लिखा है, मैं फिर बता रहा हूँ कि मैंने जब उदाहरण 1 बताया था तब मैंने उसी के साथ ही प्रश्न संख्या 5 को उसी के साथ सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, इसी वजह से मैंने प्रश्न जो 5 है वो यहाँ पे नहीं लिखा है। तो प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है, मतलब कि इन दो नंबरों का जो HCF है वो कितना दिया है, 9। LCM ज्ञात करना है हमें। अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं तुम्हें पहले ही बताया, वो जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो किया था उसमें एक सूत्र दे रखा था ना, तो उसी सूत्र के थ्रू इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके होते हैं, HCF गुणा LCM के। ठीक है, इसी सूत्र के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हल जब करेंगे तो देखो यहाँ पे पहली संख्या कौन सी है, 306 और दूसरी संख्या कौन सी है, 657। ये हो गया बराबर में HCF कितना दे रखा है, HCF हमारा दे रखा है 9। HCF कितना है हमारा 9, तो HCF 9 है तो 9 और गुणा LCM। अब जब गुणा है तो इधर जब 9 आएगा वो किस में आएगा, गुणा में, तो बट्टे में आएगा। तो ये आ जाएगा 306 गुणा 657 और बट्टे में कितना आएगा 9 बराबर में LCM। तो अब हम इसको 9 से काटते हैं, क्यों 9 से कट जाएगा, 9 एक 9 ये कट जाएगा, 9 3 27, 9 3 27, यहाँ बचेंगे 3, 9 चक 36, 34 और अब तो यहाँ बचेगा 34 गुणा 657। ठीक है, बराबर में LCM। और इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22,338। 22,338। इसके थ्रू हम कुछ भी पहली संख्या भी निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं। मान चलिए कि भाई HCF LCM दे रखा है और दूसरी संख्या दे रखी है, अब वो हमसे ये भी पूछ सकता है पहली संख्या क्या है, तो यही सूत्र के द्वारा हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वो जैसे मान चलिए यहाँ पे LCM दे रखा होता, HCF पूछता, तो फिर LCM जगह पे LCM रख देते और फिर HCF हम आसानी से इसी स्टेप से हम निकाल लेते। तो बहुत अच्छा सूत्र है, आप इसको याद रखें, बहुत ही बेस्ट है ये। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसका सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम आते हैं इस पे, तो ये क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब इसने ये पूछा ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं, तो देखो भाज्य संख्या किसको कहते हैं और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो जो भाज्य संख्या होती है ना, उसके एक से अधिक भाजक होते हैं, एक से अधिक भाजक होते हैं, वो होती है भाज्य संख्या। जैसे कि मैं 4 लिखूं तो 4 का एक तो एक होता है, ये सब में एक खुद होता है और इसके अलावा इसका 2 भी है। तो एक से अधिक जिसके भाजक होते हैं, वो जिसके भाजक होते हैं वो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, देखो एक और वो स्वयं तो खुद रहता ही है, इसके अलावा और तीसरी वो आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं भाजक। ठीक है, तो भाजक का मतलब क्या हो गया, भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या वो होती है एक से अधिक भाजक हो, एक से अधिक भाजक हो। भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके एक से अधिक भाजक होते हैं उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये आप स्टेटमेंट लिख लें अच्छे से। बस इसमें एक चीज ध्यान रखें कि एक को हमने हटा दिया, एक
तो सबसे एक तो सभी नंबर को काटता है ना, तो इसमें से हमने एक को हटा दिया, बाकी के अगर इसके अलावा और एक के अलावा जैसे कि मान चलो कोई संख्या 4 ले, 4 से तो कटेगी वो, 4 के अलावा किसी 2 से कट रही है, इसीलिए वो भाजक है। हम 5 लेते हैं तो 5 केवल 5 से कटती है ना, तो 5 केवल 5 से कटती है, तो इसीलिए वो भाजक नहीं है, वो अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पे अब करते क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं फिर 7 गुणा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो पहले हम लिखते हैं क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो इसमें जो कॉमन दिख रहा है वो आप क्या ले लो, बाहर ले लेते हैं। जो 13 है तो 13 ले लेंगे बाहर, 13 बाहर ले लेंगे, यहाँ बचेगा 7 गुणा 11, ये तो बाहर ले लिया, प्लस 1, ठीक है। तो 13 11 7 77 प्लस 1, तो यहाँ बचेगा 13 गुणा 78। तो ये जो आए हैं संख्या के एक से अधिक भाजक है ना, 2 भाजक आ गए, एक से अधिक हैं, तो इसीलिए संख्या क्या है, हमारी भाज्य संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, यह संख्या भाज्य है, यह संख्या भाज्य है क्योंकि इसमें एक से अधिक भाजक है, एक से अधिक भाजक हैं, ठीक है। क्यों है ये भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें जो संख्या को हम देख रहे हैं तो इसमें एक से अधिक भाजक हैं, 13 78 भी अभी टूट जाएगा ना, इसीलिए ये क्या है, भाज्य संख्या। तो दूसरा क्या था, वो क्या था, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो इन पूरे उसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लो, 5 बाहर ले लो आप, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 6, 5 तो ले लिया बाहर, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 1, ठीक है। जब इन सब का हम गुणा करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1008 और प्लस का 1। तो अगर हम यहाँ पे 5 गुणा 1009 आ जाएगा, एक से अधिक भाजक आ गया, और जब एक से अधिक भाजक आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, हम भाज्य संख्या। तो हम क्या बोलेंगे, यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक से अधिक भाजक है, एक से अधिक भाजक है, इसी वजह से उसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 प्रश्न संख्या 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। इस प्रश्नावली का जो लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं क्या कह रहा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब कोई खेल का मैदान है ऐसे करके, ठीक है, गोलाकार का है, ये बोल रहा है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो एक सोनिया है, सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, इसका एक पूरा चक्कर यहाँ से स्टार्ट करते यहाँ से यहाँ तक लौट कर, तो 18 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और जो रवि है वो वही 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो वैसे तो इनका एलसीएम लेके हम कर सकते हैं, फिर भी अब क्या बोला है फिर भी मैं आपको समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है सवाल में। कि मान के चलिए ये एक गोला है, ठीक है, और यहाँ से ये दोनों दौड़ना इधर की दिशा में स्टार्ट करते हैं, इधर की दिशा में ऐसे करके दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो सोनिया है इसका पूरा चक्कर कितने मिनट में लगा पाती है, 18 मिनट में यहाँ लौट आएगी। लेकिन रवि जो है, रवि वो यहाँ पे वापस कितने मिनट में लौट आएगा, 12 मिनट में लौट आएगा। तो अगर ये दोनों क्या बोला कि दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें तो कितने समय पश्चात एक दूसरे के स्थान पर मिलेंगे। तो अगर
एक चक्कर लगाया रवि ने, तो रवि तो यहाँ पे आ जाएगा 12 मिनट बाद, लेकिन सोनिया यहाँ रह सकती है यहाँ, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंच सकती, वहां पर कितने मिनट में पहुंचेगी, 18 मिनट में। तो कहने का मतलब ये, जब रवि एक चक्कर लगाएगा तब सोनिया यहाँ कहीं होगी, और जब रवि दूसरा चक्कर लगाएगा तो 24 मिनट में यहाँ आ जाएगा, और सोनिया लगभग 18 मिनट में यहाँ पाएगी, और फिर उसके बाद यहाँ कहीं आ जाएगी सोनिया, क्योंकि फिर 18 मिनट के बाद जो 24 मिनट होगी ना, 6 मिनट में यहाँ कहीं आ जाएगी। इसके बाद रवि फिर तीसरा चक्कर लगाएगा तो 36 मिनट, मतलब कि 12 मिनट फिर लगाएगा तो 24 में 22 में 36 हो जाएगी, फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये कितने मिनट में आ पाएगी यहाँ से, क्योंकि वो चलिए 6 मिनट तो चलेगी एक्स्ट्रा, तो यहाँ से जब पहुँचेगी तो फिर से वो यहाँ पे आ जाएगी। मतलब कि कहने का मतलब ये है, रवि जो पूरे 3 चक्कर लगा देगा और सोनिया केवल 2 ही चक्कर लगा पाएगी इसके, तो तभी वो एक स्थान पे मिलना प्रारंभ करेगी। तो करेंगे क्या, इन दोनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, क्या लेना है इन दोनों का, एलसीएम। तो 18 का हम काटेंगे 2 से, 2 से काटेंगे 9, 9 3 से काटेंगे 3, फिर काटेंगे 3 से 1। 12 को काटेंगे तो 12 काटेंगे हम 2 से 6, फिर काटेंगे 2 से 3, और फिर काटेंगे 3 से 1। तो हमारे जो 18 है, 18 जो है वो 2 गुणा 3 की पावर 2, और 12 जो है वो है 2 की पावर 2 गुणा 3। तो हमें जब एलसीएम निकालते हैं तो बड़ी पावर वाली लेते हैं, 2 की पावर 2 और गुणा 3 की पावर 3। 2 की पावर 2 मतलब है 4, और 3 की पावर 3 की पावर 2 का मतलब है 9। तो 4 9 36, 4 9 36। तो इसका मतलब ये है कि वे दोनों अगर यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करें, तो यहाँ से अगर दौड़ते हैं तो वो 36 मिनट बाद फिर से यहीं इसी बिंदु पर मिलेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि 36 मिनट में जो रवि है वो 12 इस पूरे के 3 चक्कर लगा देगा, सोनिया केवल 2 ही चक्कर लगा पाएगी क्योंकि वो 18 मिनट में लगा रही है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा हमारा आंसर 36 मिनट। 36 मिनट में वो फिर से दोबारा उसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आगे जो उदाहरण हैं वो सॉल्व करवाएंगे और प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो जो रिलेटेड हैं सारे क्वेश्चन वो हैं आपके परमेय अपरिमेय संख्याओं से, कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सवाल हैं उसमें सारे। ठीक है, जो 1.2 प्रश्नावली है। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।